मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के कई जिलों में करेंगे प्रवास। सीएम के प्रवास को लेकर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने दी जानकारी। विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे सीएम धामी। उपचुनाव में जीत के बाद देहरादून पहुंची आशा नोटियाल। आशा नोटियाल ने धामी और ऋतु खंडूरी से की मुलाकात। धामी और ऋतु खंडूरी ने विधायकों को जीत की बधाई दी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास में जुटी विधायक आशा नोटियाल। सड़क, बिजली, पानी की सुविधा लोगों तक पहुंचाने की कवायद में जुटी नोटियाल। दून अस्पताल पहुंची एसएचए की टीम के सदस्यों ने अस्पताल प्रबंधन के साथ की बैठक। करीब 2000 मरीजों की फाइलें एसएचए ने लौटा दी थी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में रावत ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बैठक में कई अहम बिंदुओं पर हुई चर्चा। उत्तराखंड को बेहतर बनाने की कोशिश का डीजीपी दीपक सेठ ने उठाया जिम्मा। डीजीपी दीपक सेठ ने अधिकारियों को बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। देहरादून में अवैध मजार पर कार्रवाई की मांग। दोनों हॉस्पिटल में बनी हुई है सालों पुरानी मजार। हिंदू संगठन ने मजार को अवैध करारा। पौड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सिलक्यारा टनल हादसे को बीता 1 साल। सुरंग बचाओ अभियान के हीरो गब्बर सिंह नेगी ने किया सम्मानित। सुरंग में फंसे मजदूरों का हौसला भी बढ़ाया थे नेगी के द्वारा। रुद्रपुर में गोवंश पर किया गया हमला। जिहादी सद्दाम ने गोवंश पर भाले से किया हमला। हमला के विरोध में हिंदू संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। अपना उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे तमाम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर उत्तराखंड के कई जिलों के प्रवास करने जा रहे हैं और इसको लेकर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में मुख्यमंत्री प्रवास करेंगे, जहां से वे सारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और वहीं जिस तरीके से सरकार की नीतियों को रोजगार, कृषि और बागवानी और सौर ऊर्जा के दृष्टिकोण से 30 से ज्यादा नीतियों को बदला जाएगा और उन नीतियों का क्या कार्य धरातल पर रहेगा, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करेंगे। उन्होंने बताया कि अलग अलग जिलों में स्थानीय लोगों से मिलकर मुख्यमंत्री विकास कार्यों को समीक्षा करने वाले हैं, ताकि अगर कोई भी समस्या हो तो धरातल पर उसका उपाय किया जा सके। उत्तराखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और उसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि निकाय चुनाव के लिए राज्य
ये भी आपको बताते चले कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। 102 नगर निकायों के लिए मतदान की प्रक्रिया होनी और इसको लेकर मतदाता सूची भी तैयार है। उत्तराखंड शासन के जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी, राज्य निर्वाचन आयोग आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव दिसंबर के महीने में होने की संभावना है और उसको लेकर शहरी विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारियां तेज कर दी है। वहीं चुनावों को लेकर राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि ओबीसी आरक्षण संबंधी जनादेश को अब राजभवन में जल्द से मंजूरी मिलने की संभावना है। राजभवन में मंजूरी मिलने के बाद सरकार निकाय चुनाव के कार्यक्रमों को जारी रखेगी। वहीं दूसरी ओर शहरी विकास मंत्री के जल्द निकाय चुनाव कराए जाने के दावे को लेकर कांग्रेस ने कहा कि हवाई बातें बताई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार के दावे पर हमें भरोसा नहीं है। पिछले 1 साल से सरकार निकाय चुनाव कराने का दावा कर रही है, लेकिन अब तक सरकार ने ऐसा नहीं किया। आपको बताते चले कि प्रदेश में 100 नगर निकायों का 5 साल का कार्यकाल पिछले 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों को हवाले कर दिया था। अभी हमारा आरक्षण का जो होना है उस पर हमारा अभी मंथन चल रहा है और माननीय राज्यपाल जी के पास जो हमारी ओबीसी आरक्षण को लेकर फाइल गई है वो भी अभी वहाँ लंबित है। जैसे ये सब होगा उसके बाद चुनाव कराएंगे। पिछले 1 साल से तो जल्दी हो नहीं रही। अब कौन सी वाली जल्दी करने वाले हैं मुझे पता नहीं और सरकार के किसी भी वक्तव्य पे कोई भरोसा नहीं है। लगातार जिस तरीके से टाला जा रहा है, आरक्षण की बात क्लियर नहीं की जा रही और चीजें नहीं है, तो इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नोटियाल ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने उन्हें जीत पर बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्होंने बधाई दी। आपको बताते चले कि उपचुनाव में जीत के बाद विधायक आशा नोटियाल पहली बार देहरादून पहुंची और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी से भेंट मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में डबल इंजन सरकार द्वारा हो रहे विकास कार्यों को अब और नई गति मिलेगी। और वहीं ऋतु खंडूरी से मुलाकात की। उन्होंने ऋतु खंडूरी ने विधायक आशा नोटियाल को उनके नेतृत्व और समर्पण के प्रति विश्वास जताते हुए कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि अपने कार्यकाल के दौरान केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास की कड़ी मेहनत करती नजर आएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद अब केदारनाथ निर्वाचित विधायक आशा नोटियाल जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आशा नोटियाल ने कहा कि वह जनता का आभार व्यक्त करती है और इसी के साथ अब लोगों तक सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा की सुविधाओं को पहुंचाने की कवायद में जुट गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं से क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करना है। देखिए, मैं तो हमेशा जनता के बीच रहती हूँ और प्राथमिकताएं हमारी जहाँ सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ हमारी बड़ी योजनाएं हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा की हैं, उनको सभी चीजों को वहाँ पे प्राथमिकता के साथ मेरी प्राथमिकता रहेंगी कि वो सारी सुविधाएं वहाँ केदारनाथ विधानसभा में हो और भी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ बड़े काम वहाँ पर हो, ऐसी हमारी प्राथमिकताएं हैं।
राज्य स्वास्थ्य एजेंसी यानी कि एसएचए की टीम अब दून हॉस्पिटल पहुंची। दून के अब सदस्यों ने अस्पताल प्रबंधन के साथ बैठक कर आयुष्मान को लेकर उत्पन्न हो रही सभी समस्याओं को निस्तारण के लिए बातचीत की। और ये भी आपको बताते चले कि एसएचए की ओर से आयुष्मान योजना के तहत उपचार लेने वाले मरीजों के लिए तय की गई कुछ नई गाइडलाइंस के बारे में भी बताया गया। वहीं दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने बताया कि टीम के साथ हुई बैठक में कमियों को दूर करने पर चर्चा की गई। इसके तहत अब अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की जांच रिपोर्ट भी लाई जाएगी। इसके अलावा अन्य कर्मियों को भी दूर के प्रयासों को लगातार दुरुस्त करने की कोशिश की गई। आपको बताते चले कि दून हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत उपचार लेने वाले मरीजों को 2000 मरीजों को फाइलें एसएचए के अधूरी जानकारी का हवाला देते हुए लौटी थी। एसएचए की टीम से हम लोग की वार्ता हुई और जो उन्होंने कमियां बताई उन सबको दूर करने की कोशिश करी जा रही है। तो अब इसके लिए हम लोगों ने ये कर दिया है कि जो पेशेंट जैसे आएगा तो उसकी जो हम एडमिट उसे करेंगे, उसके बाद उसकी जो जांच होएगी उसकी रिपोर्ट भी पेशेंट की लगेगी और फिर हम उसे जो ट्रीटमेंट प्लान है वो सब लिखा जाएगा। जिसे एक जो प्रॉब्लम हम लोग के साथ ये आ रही थी कि पेशेंट जो है सीटी एमआरआई हमारे यहाँ करा लेता है, उसके बाद फिर वापस नहीं आता हमें रिपोर्ट दिखाने के लिए, और ऑपरेशन भी कई बार वो कहीं और जाके या इलाज किसी और अस्पताल में करा लेता है। तो उसके लिए भी उन बातों पे भी विचार हो रहा है कि इन खामियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं कि पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट लेके आए। तो इन सब के बारे में चर्चा हुई और उम्मीद करते हैं जो खामियां पाई गई उन सबको हम जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक ली और इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्राथमिक शिक्षकों, एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं के पदों पर जल्द नियुक्ति देने, छात्र छात्राओं को समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने, भारत दर्शन योजना के तहत छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। तो आपको बताते चले कि डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में रावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया और इसी दौरान बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। छात्रों के शैक्षणिक भ्रमण को ले जाने के लिए भी यहां पर डॉक्टर धन सिंह रावत के द्वारा निर्देश दिए गए। ऐसे में देखिए कई तमाम अहम पहलुओं पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक में चर्चा की। ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि बैठक में जो जोर दिए गए वो कई अहम पहलू थे, कई अहम बिंदुओं थे और इसमें प्राथमिक शिक्षकों, एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं के पदों पर जल्द ही नियुक्ति देने की बात भी यहाँ पर सामने आई है। लेकिन ऐसे में छात्र छात्राओं को समय पर अब पाठ्य पुस्तकें मिल सके, इसके लिए भी प्रयासरत यहाँ पर डॉक्टर धन सिंह रावत होते हुए नजर आए और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आए। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड पुलिस खुद को जितना स्मार्ट बनाने में जुटी हुई है और उनके सामने चुनौतियां भी उतनी ही खड़ी हुई है। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस के नए डीजीपी दीपम सेठ ने मानो तो फोर्स के कुछ बदलाव भी किए हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुरूप पुलिस के बेहतर रिजल्ट्स भी सामने आए हैं। डीजीपी ने कहा कि भविष्य में चुनौतियों के लिए पुलिस खुद को तैयार कर रही है और इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा आपको वो भी सुनवा देते हैं। देखिए, ये पहले दिन तो इस पे मैं नहीं कहूँगा। ये तो बदलाव की जहाँ आवश्यकता जब जब महसूस होती है तो वो होता है। कई चीज़ें जो अच्छी चलती हैं वो वैसे ही रखती हैं और पुलिस फोर्स बाय इटसेल्फ डायनामिक है। जो चैलेंजेस हैं, जो आज जिस तरह से आप डील कर रहे हैं, कल कोई नई परिस्थिति हम लोग के सामने आती है तो उस तरह से आप अपने आप को अडेप्ट करते हैं। तो इस तरह के लिए हम लोग ट्रेंड है और इस तरह की हमारी थिंकिंग है कि जो समय समय पर जो चुनौतियां आए उसके हिसाब से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर लगातार अवैध मजारों पर चलता हुआ नजर आ रहा है और हालांकि अगर बात करें पिछले कुछ दिनों की तो कुछ अवैध मजारों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर चला था, लेकिन सवाल राजधानी देहरादून से उठने शुरू हो चुके हैं क्योंकि आपको बताते चले कि राजधानी देहरादून का माना जाने वाला हॉस्पिटल दून हॉस्पिटल में सालों पुरानी एक मजार बनी हुई है, जिस पर अब हिंदू संगठनों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक शिकायत भी दर्ज की जिसमें इस मजार को अवैध करार दिया गया और इसकी जांच की मांग की गई।
आपको बताते चले कि बजरंग दल के अध्यक्ष विकास वर्मा ने इस मजार की जांच की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार इसके लिए किस तरह से जांच करती है। यदि यह मजार अवैध पाई गई है तो इस पर कार्रवाई होना तय है। देखिए, चिंता का विषय है। देहरादून जो उत्तराखंड देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है और बड़ी बड़ी आस्था के साथ देश विदेश से यहाँ टूरिस्ट ईश्वरीय आस्था में रखकर जब प्रवेश करता है तो उसका मन बड़ा खराब होता है। जब वो आईएसबीटी पे उतरता है तो आईएसबीटी बस अड्डे के बिल्कुल बाहर बगल में एक अवैध मस्जिद का निर्माण चल रहा है, जो हाई टेंशन तार के नीचे बनाई जा रही है, जिसमें एक मानक होते हैं, उन मानकों को कोई पूरा नहीं कर रहा। उसके बाद आप देखिए, इलाज कराने के लिए दून हॉस्पिटल, एक सबसे बड़ा चिकित्सालय, सरकारी चिकित्सालय, सरकारी भूमि पर अवैध रूप से एक मजार स्थापित कर दी गई। अंधविश्वास टोने टोट के, यहाँ तक कि वहाँ बैठने वाले खादिम को ऊपर भी कई बार चर्चा हुई है। एक बिटिया के कहने पर हम लोग वहाँ जा रहे थे, उसने हमें बताया कि मेरे साथ उन्होंने आपत्तिजनक व्यवहार किया। ऐसे कई मामले उस मजार के आए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन, पुरानी सत्ताएं सब मौन रही। अब खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां पर पौड़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल आश्रमों की फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन तरीके से बुक कराने का मामला यहां पर लगातार सामने आ रहा था और आमजन से धोखाधड़ी करने वाले गैंग को पौड़ी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। और इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में एक के बाद एक कई साइबर ठग पौड़ी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। गीता भवन के प्रबंधक गौतम कुमार ने थाना लक्ष्मण झूला की शिकायत प्रार्थना पत्र दिया गया था कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गीता भवन की फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन कमरे बुक करने का नाम धोखाधड़ी से यहां पर लगातार दर्ज किया जा रहा है। और इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मण झूला द्वारा कार्रवाई के तहत गीता भवन में फर्जी वेबसाइट बनाने को लेकर पता चला कि भरतपुर में होने का प्रकाश सामने आया है। इस पर पुलिस द्वारा दबिश देकर फर्जी वेबसाइट बनाकर गीता भवन और अन्य आश्रमों में ऑनलाइन कमरे बुक कराने का मामला सामने आया, जिसको लेकर धोखाधड़ी कर पैसे की लेन देन करने वाले गैंग के एक मुख्य अभियुक्त नासिर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। साइबर फ्रॉड्स के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई करते हुए जनपद पौड़ी पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। जनपद में हमारे पास बार बार ये शिकायत प्राप्त हो रही थी कि एक गैंग के द्वारा लक्ष्मण झूला ऋषिकेश क्षेत्र के अंतर्गत जो आश्रम है उनमें बुकिंग के नाम पर फर्जी वेबसाइट्स बनाई गई हैं और इन वेबसाइट्स पर फेक बुकिंग के नाम पर पब्लिक के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, जिसका हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया। और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत ये तथ्य प्रकाश में आए कि एक गैंग है जो कि भरतपुर राजस्थान से ऑपरेट कर रही है, जो कि फेक वेबसाइट बनाकर लोगों से बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी कर रही है। इसमें गैंग के मुख्य अभियुक्त को हमारी टीम्स के द्वारा भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मेरा समस्त जनता से ये अनुरोध है कि आप कभी किसी आश्रम की बुकिंग करवा रहे हैं तो इस की पुष्टि अवश्य करवा लें कि ये वेबसाइट फर्जी ना हो और आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो रही हो। आप कृपया बुकिंग करने के समय ये सत्यापित अवश्य करवा लें कि ये वेबसाइट जेन्युइन हो। सिलकियारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने की घटना को 1 साल पूरा हो चुका है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान में योगदान देने वाले सभी बचाव दलों, विशेषज्ञों और संस्थानों का आभार प्रकट किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष धन्यवाद किया, जिसके नेतृत्व में सभी जरूरी तकनीकी उपकरण और विशेषज्ञताओं की उपलब्धि कराई गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस अभूतपूर्व अभियान ने दिखाया है कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एकजुट होकर कैसे हर हाल में मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने इसे भविष्य के लिए एक बड़ा पाठ बताते हुए कहा कि इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए हमारी तैयारियों को और मजबूती दी जाएगी। वह इस मौके पर गब्बर सिंह नेगी ने विशेष रूप से सम्मानित किया। उन्होंने सुरंग के अंदर अपने साथियों का हौसला बनाए रखा है और बचाव दलों का भरोसा भी मजबूत किया। यह दिन राज्य के साहस और एकजुटता का प्रतीक बन गया है। हमारा वर्ल्ड का इतना बड़ा आज 1 साल पूरा हुआ है और आज ही के दिन हमारे 17 श्रमिक भाई सिलक्यारा टनल से सकुशल बाहर निकले थे
मैं इस दिन के लिए अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वो सारी टेक्निकी, सारी विशेषज्ञ, सारा वो सामान हमको उपलब्ध कराया जिसकी हमको वहाँ आवश्यकता थी। और इस अभियान में लगे हुए सभी इंजीनियरों का, सभी बचाव दल का, हमारे आए हुए सभी प्रकार के जिन लोगों ने इसमें भारत सरकार के विभिन्न विभागों का, विभिन्न संस्थाओं का, राज्य सरकार के विभिन्न संस्थानों का, सबका आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस बचाव दल अभियान में काम किया। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आगे के लिए एक पाथेय भी है कि हम आगे चलकर जो है इस प्रकार के जो अभियान हैं उन अभियानों में कहीं पर भी अगर हमें किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है तो किस प्रकार से हम लोग सब एक होकर जो है आगे इन अभियानों की चुनौती का सामना करेंगे। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और हमारे श्रमिक भाइयों को विशेष रूप से जिन्होंने अंदर रहकर बहुत हौसला अफजाई की लोगों की, हमारी बाहर रहने वालों की, कि हम सुरक्षित हैं, हम किसी भी प्रकार से जल्दबाजी में नहीं हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं, सबको बधाई देता हूं। रुद्रपुर के प्रीत विहार में गौवंश पर भाले से हमला करने के विरोध में अब विरोध लगातार शुरू हो गया। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने रुद्रपुर कोतवाली में पहुंचकर प्रदर्शन किया और इस दौरान हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों का कहना था कि प्रीत विहार में मुस्लिम समाज के युवक सप्ताह में गौवंश पर भाले से हमला किया। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस को तहरीर दी गई और इसके बाद पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की तो कोतवाली में पहुंचकर प्रदर्शन कर सीओ सिटी निहारिका तोमर से मुलाकात करेंगे। गौवंश पर अत्याचार कभी भी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम 23 तारीख को यहाँ आए थे, एक एप्लीकेशन दी थी कोतवाली में, नामजद एप्लीकेशन दी उस व्यक्ति के जो आरोपी था, और उसमें एक सांड को एक व्यक्ति बल्लम मारता है और सांड को भगा भगा के मारता है, कई बार उसको वार करता है। उसमें यहाँ जब एप्लीकेशन दी तो वो रिसीव तो करके दे दी इन्होंने, पर आज दिन तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। वो व्यक्ति खुला घूम रहा है और वो सांड भी उस दिन से नहीं दिख रहा। हो सकता है सांड का शिकार भी उन्होंने कर लिया हो और ये जांच का विषय है, पुलिस जांच करे उसमें, जबकि उसका नाम से एप्लीकेशन दी गई है। आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं, इसीलिए आज यहाँ कोतवाली पहुँचेंगे, अधिकारी से बात करते हैं तो इसमें क्या कार्रवाई करें। और ये भुग गया सिलक्यारा हादसे को आज 1 वर्ष पूरा हो चुका है और उसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शिरकत देखी गई। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई साहस और कई राज्यों में जो कार्य हुए हैं साहस को नवाजा गया और इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आप सभी का मैं आज इस सम्मेलन में यहाँ पधारने पर राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कार्यक्रम रात में हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये तो बिल्कुल दिन में हो रहा है, भरी दोपहरी में हो रहा है, खचाखच, अंग्रेजी में क्या कहते हैं नितेश जी, जैम पैक। तो आप सबके लिए तालियां हो जाए। भाइयों बहनों, जहां आज हम राज्य स्तरीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन के इस सत्र में यहाँ उपस्थित हैं, वहीं सिलक्यारा विजय अभियान की आज वर्षगांठ भी मना रहे हैं। और पिछले वर्ष ठीक इसी दिन वो क्षण आया कि सिलक्यारा के सफल बचाव अभियान ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, रेस्क्यू अभियान के क्षेत्र में एक नया इतिहास लिखने का काम आज के दिन ही हुआ था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 17 दिनों तक लगातार सिलक्यारा टनल में हमारे फंसे हुए सभी श्रमिक भाइयों को निकालने में हमको सफलता मिली थी, सबको सुरक्षित बाहर निकाला गया था। और सच में ये अभियान अपने आप में एक अलग प्रकार का अभियान था। इसमें देखिए, जहां सामूहिकता थी और केवल मैं कहूं कि ये एक ऐसा अभियान हो सकता है, शायद आपने इसमें पुस्तक मैंने अभी पूरी पढ़ी नहीं है, ये एक ऐसा अभियान हो सकता है जिसमें पूरा भारत हमारा एक परिवार की तरह दुआ कर रहा था
प्रार्थना कर रही थी, हजारों माताएं बहनें, क्योंकि 12 नवंबर से जो है ये घटना हुई थी दीपावली के दिन, और उस दिन से लगातार दूसरी दीपावली की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय वर्ल्ड कप भी चल रहा था क्रिकेट का, और वर्ल्ड कप से भी ज्यादा लोगों का ध्यान हमारे सिलक्यारा अभियान के रेस्क्यू में टिका हुआ था, और सब लोग दुआ कर रहे थे कि निकले और पूरा भारत एक होकर, और भारत ही नहीं, मैं तो कहूं विश्व के दूसरे देश भी, क्योंकि मैं जब दुनिया के दूसरे देशों में गया तो वहां भी लोगों ने मुझसे चर्चा करी कि आपके यहां का अभियान जो है बहुत सफलतापूर्वक इसको पूरा किया गया। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं आज आप सबके मध्य से 1 साल पूरा होने पर, क्योंकि हमने जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी से जिस टेक्नोलॉजी के बारे में कहा, जो भी हमको तकनीकी विशेषज्ञ चाहिए, इंजीनियर चाहिए, आपदा प्रबंधन के कुशल लोग चाहिए, या कोई हमको मशीन चाहिए, उसमें अनेक प्रकार की मशीनें, जिसमें आगर मशीन जो पहले इंदौर से लाई गई, उसके बाद फिर जो है वो काम में नहीं आई तो उसको चेन्नई से मंगाया गया, हैदराबाद से मंगाया गया। अब कितना प्रकार का अभियान चला, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं गब्बर सिंह जी का धन्यवाद करता हूं इनका, और सच में जहां प्रधानमंत्री जी हम लोगों का हौसला बढ़ा रहे थे, कई बार पूछ रहे थे, शाम को सवेरे दिन में हर बार चिंता कर रहे थे। मैंने जब आपसे पहली बार बात करी तो मेरा कॉन्फिडेंस दुगना हो गया, और इन्होंने कहा कि हम सब बिल्कुल ठीक हैं और आप हमको बाहर निकाल लेंगे, हमको पूरा विश्वास है। लेकिन मैंने कहा कि आप लोग ठीक से जो भी खाना वाना जितना भेज पा रहे हैं हम उसको खाइए, ठीक से कोई बीमार ना पड़े। देखिए एक भी आदमी बीमार पड़ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, यही कहा था ना मैंने कहा बीमार पड़ जाओगे तो हम क्या कर पाएंगे वहां अंदर, और एक भी कैजुअलिटी हो जाती तो आप सोचिए जरा कितना कठिन था उस समय में। 41 लोगों में से अगर दुर्भाग्य से कहीं एक आध भी कोई कुछ हो जाता तो और लोगों की क्या स्थिति होती। सोच सोच के रात भर ऐसे नींद नहीं आती थी। आप लोग तो पता नहीं सोते थे कि नहीं सोते थे, मैंने पूछा नहीं, लेकिन हमें भी नींद नहीं आती थी, किसी दिन भी नींद नहीं आई ठीक से। अब जब शुरू हुआ अभियान तो पहले दिन तो ये लगा कि शाम को जब तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, और उनके द्वारा कहा गया कि न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी जो एकता का संदेश सिलक्यारा टनल हादसे में जो रेस्क्यू अभियान चला उसके तहत दिया गया है। और इसी के साथ उत्तराखंड के खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।